नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग एसबीआई पीओ क्लर्क के मेंस लेवल के अंदर जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको एसबीआई पीओ क्लर्क के मेंस लेवल के क्वेश्चंस का एक आइडिया हो जाए कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उसी अकॉर्डिंग अपन अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएँ। सारे क्वेश्चन एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए गए, कुछ क्वेश्चन बस आईबीपीएस पीओ के लिए गए हैं क्योंकि लेवल थोड़ा सेम रहता है दोनों एग्जाम्स में, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन ले लिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 2025-26 में बैंकिंग की या इंश्योरेंस एग्जाम की जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम एक बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम लेके आए हैं। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्लासेस, सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है। मैथ्स रीजनिंग की आपको सारी मेरी क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस भी बाकी और टीचर्स की और सब्जेक्ट की भी मिलेंगी। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर एक कंबाइंड फॉर्मेट में दिया जा रहा है। ठीक है, लाइव डाउट क्लासेस मैथ्स और रीजनिंग की मैं लेके आपके डाउट भी यहाँ पे सोल्व करूँगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ई बुक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है आप लोगों को, करंट अफेयर वगैरह। इसमें भी 35% का डिस्काउंट चल रहा है। जो कोड है BP35, तो इस कोड को लगा के आप लोग 35% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं इनमें कोई दिक्कत है तो यहाँ कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम ऑथेंटिक और जो भी हमारा ऑफिशियल सोर्स है वहीं से कोर्सेज लेने हैं, कहीं और से नहीं लेने हैं। बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन है, यहाँ पे सारे कोर्सेज हमारे होते हैं, तो इसी एप्लीकेशन के ऊपर लेने हैं। बैंकर्स पॉइंट 2.0 ऐप जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। कोई दिक्कत आए तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं। अब आ जाते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न बोल रहा है, अनवी एंड वैष्णव स्टार्टेड ए बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4800 एंड ₹P रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 4800 रुपये लगा के क्या कर लिया है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। आफ्टर 6 मंथ एंड 4 days अनवी लेफ्ट द बिजनेस। अब देखो ये 4 days का चक्कर पड़ रहा है यहाँ पे, देख कैसे करेंगे। अब आप दिन में भी पूरा कन्वर्ट कर लेते हो सब कुछ को, तो एक महीने में कितने दिन काउंट करोगे? वो 30-31 में ही 3-4 दिन का फर्क तो उसी में पड़ जाएगा, 30 मान के चलोगे तो। ठीक है, तो बहुत बड़ी मुश्किल है, महीने में कितने दिन मानोगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं, यही कन्फ्यूजन था। एंड वैष्णव इन्वेस्टेड 300 मोर आफ्टर 2 months and 3 days from the time at which Anvi left. Madhu joined the business by invested half of the amount invested by Vaishnav. वैष्णव ने जितना अमाउंट दिया आधा अमाउंट और देखिए वो भी आ गई बिजनेस के अंदर। इफ द एनुअल प्रॉफिट इज 1600, साल का जो प्रॉफिट है 1600 रुपये दिया गया है। द शेयर ऑफ मधु इज ₹200, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पी। यहाँ यही खेल है, इसने स्पेसिफाई करके बोला है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बतानी है पी की अपने को। अब एक बात बताओ, 6 महीने में 4 दिन अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम लोग छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं? अप्रोक्सीमेट का मतलब यही होता है कि थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर छोड़ दो। तो बस ये 4 दिन कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए थे, और अप्रोक्सीमेट का मतलब ये हो गया, अप्रोक्सीमेट कर लो इनको। ऐसे ही ये 2 महीने 3 दिन दिए हुए थे, इसको अप्रोक्सीमेट कर लो। तो इसको 2 महीने और 6 महीने के अनुसार ही कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ जो आसपास का आंसर आएगा उसको टिक कर देंगे बस, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है क्वेश्चन ने। पहली बात तो ये। दूसरा, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पार्टनरशिप का क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम में होता है। जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया, उससे आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। टाइम का मतलब, इन्वेस्टमेंट का मतलब कितना पैसा दिया, टाइम का मतलब कितने समय के लिए दिया वो पैसा। ठीक है, इस रेशियो में बढ़ता है। अब पार्टनरशिप के क्वेश्चन में एक ही चीज होती है, आपको प्रॉफिट लॉस दिया होगा, ठीक है, एक तरफ तो, और एक तरफ रेशियो निकालने का आपका तरीका होता है, तो दोनों को रेशियो निकाल के बराबर कर दो। ठीक है, आपको फाइनल पहुंचना प्रॉफिट के रेशियो के ऊपर ही होता है। तो यहां देखो, एक तरीके से तो जो ऊपर वाली कंडीशन दी गई है उनके हिसाब से मैं प्रॉफिट लॉस का रेशियो निकाल सकता हूं, और एक साइड से मेरे पास में प्रॉफिट दे रखा है आगे, उसके बराबर करना है। तो प्रॉफिट का रेशियो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम है वो देख लेते हैं। 3 लोग हैं यहां पर, कौन कौन है भैया, अनवी, वैष्णव और मधु। अब इनके प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं। अनवी ने भैया कितने पैसे लगाए, अनवी ने पैसे लगाए 4800 रुपए। कितने पैसे लगाए, 4800 रुपए लगाए। कितने महीने के लिए लगाए अभी, ठीक है, और इसने कितने लगाए, P रुपए लगाए। वैष्णव ने कितने रुपए लगाए, P रुपए लगाए। अब देखो आगे क्या हो रहा है। आफ्टर 6 months 4 days अनवी लेफ्ट द बिजनेस। 6 महीने 4 दिन के बाद, यानी लगभग 6 महीने के बाद अनवी ने बिजनेस छोड़ दिया। तो अनवी का प्रॉफिट का रेशियो क्या रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अनवी का पैसा बिजनेस में कितना रहा, पहले दिन लगाया, 6 महीने तक रहा, 6 महीने बाद निकाल लिया। 6 महीने तक अनवी का पैसा बिजनेस में रहा। ठीक है,
वैष्णव ने P रुपया डाला, ठीक है, एंड वैष्णव इन्वेस्टेड 300 मोर, एंड वैष्णव ने शुरू में आपका पैसा डाला था P ही, लेकिन 6 महीने बाद 300 डाल दिया, तो 6 महीने तक तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा, P ही रहा, तो P को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 महीने बाद में उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, P प्लस 300, ठीक है, और वो फिर कहां तक रहा, वो फिर आखिर तक रहा होगा, कुछ और तो बोला नहीं उसने, मल्टीप्लाई बाई 6। एक तो ये तरीका है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो ये थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा खेल हो गया कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई इसकी, है ना। इसकी देखो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 12P प्लस 1800, यही तो आएगी। अब इसको बेसिक तरीका तो यही बोलता है कि ऐसे लिखो इसको, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो उसने जो P रुपया लगाया था वो तो निकाला नहीं ना उसने, तो और ही ऐड किया, तो P रुपया तो 12 महीने तक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो P गुणा 12, P रुपया तो 12 महीने तक रहा ही रहा, प्लस उसका जो इन्वेस्टमेंट 300 और डाला उसने, 300 जब डाला तब इन्वेस्टमेंट P प्लस 300 हो गया था, लेकिन P को तो मैंने 12 महीने के लिए मान लिया। अब ये 300 रुपए 6 महीने बाद आए, इसका मतलब अगले 6 महीने तक बिजनेस में रहेंगे, तो गुणा 6 इसको यही कर लो, ताकि मधु का भी लिख लें बना के। अब मधु ने क्या डाला पैसा, मधु जॉइंड द बिजनेस, इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वैष्णव, वैष्णव ने P रुपया इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तो इसने आधा इन्वेस्ट कर दिया, P बटा 2, शुरू वाला इन्वेस्टमेंट मानना है भाई, ठीक है, और इसने कितने महीने बाद में बिजनेस ज्वाइन किया, ठीक है, 2 महीने 3 दिन बाद में, फ्रॉम द टाइम अनवी लेफ्ट, अनवी 6 महीने बाद गई थी और ये 2 महीने बाद आ गई, यानी 8 महीने बाद आई है, तो इसका पैसा बिजनेस में कितने महीने तक रहेगा, 4 महीने तक। देखो मैं आपको क्या एक एक चीज समझा रहा हूँ बारीकी से, इसलिए समय लगता है, बाकी ये चीजें ऐसे ऐसे लिख लिख के हो जाती हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे करूंगा तो फिर जो बच्चे कमजोर हो उनको कैसे समझ में आएगा, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अपन अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है जी। ये रेशियो निकल गया अपना, अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या कर लेते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 छिका 12 और 2 तिया 6, ठीक है, ये कट पिट के अपन ने लिख लिया यहाँ पे, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलो, बोला टोटल जो प्रॉफिट है वो 1600 रुपए है, 1600 में से 200 रुपए मधु का है, तो भैया टोटल मिला के तो कितना है, 1600 है, और मधु अकेली का कितना है, 200, तो भैया इन दोनों का कितना रहा होगा, 1400, इसको टोटल 1600 है, उसमें से 200 इसका है, तो 1400 इनका रहा होगा। अब रेशियो ऐसे ही, ये प्रॉफिट है कि नहीं है, और ये रेशियो भी प्रॉफिट का ही है, ये रेशियो भी क्या है, प्रॉफिट का ही है, तो आप रेशियो लिख दो इसको, ठीक है, 200 बटा 1400, 200 के सामने इसका रेशियो P, नीचे टोटल लिखेंगे इन दोनों का, क्योंकि नीचे 1400 है तो उसी का प्रॉफिट आएगा, तो देखो ये 14400 बन जाएगा, इधर 900 बन जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, तो 15300 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बन गया, प्लस 6P। अब देखो कोई काटना चाहे इन दोनों को तो काट दो, 2:1/7 आ जाएगा, ठीक है। अब जब भी ऐसी इक्वेशन बनाने, इसको एक बार में निपटाओ, मतलब शॉर्टकट में दिमाग में, ऐसे नहीं कि इसको पूरा इधर किया लिखा, लिखना कम से कम है, लिखने से बचना है अपने को, ज्यादा से ज्यादा लिखने से क्या करना है, बचना है अपने को। कैसे बचेंगे, देखो सबसे पहले इस वेरिएबल को नोट, देखो इधर 7P बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर ये 6P इधर बनेगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 6P को उधर में अगर माइनस कर दूंगा तो कितना बनेगा, 7P में से P बनेगा कि नहीं बनेगा, और इधर सिर्फ 15300 बचा, ये इधर जाएगा तो 15300 ही बचेगा, तो P की वैल्यू पूछी थी, P की वैल्यू आ गई भैया, तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अब ये भैया है SBI PO 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, एकदम थोड़ा ध्यान से करना था तभी इसको कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधा आंसर नहीं पूछा है, कुछ कंडीशन वंडीशन लगा के आंसर पूछा गया है। जिस भी बच्चे को अर्थमेटिक का अच्छे से नॉलेज है, ठीक है, जैसे ये आपका एक तरीके से पार्टनरशिप का क्वेश्चन ही मान लो, ठीक है, पार्टनरशिप का टॉपिक का बड़ा अच्छा नॉलेज है, वो इसको अच्छे से कर पाएगा,
ठीक है, जैसा कि मैंने बोल दिया था आपको, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट टू टाइम में रेशियो में बढ़ता है। वही सब चीजें दी गई। पहले क्वेश्चन को आराम से समझो। मेंस में ये होता है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझो, क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है। देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ जानकारियां दी गई है। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम 1 इज करेक्ट फॉर ऑब्टेनिंग द बोथ स्टेटमेंट इन कॉलम सेकंड इज करेक्ट। यानी कि कॉलम सेकंड वाली इंफॉर्मेशन तो करेक्ट है ही है, ये तो इसने खुद ने बोल दिया। इनको करेक्ट करने के लिए इधर से कौन कौन सी इक्वेशन चाहिए, कुछ साथ में नोट दे दिया गया है। नोट में दी गई बातें हमेशा सच्ची होती है। जैसे मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 मंथ, सबसे ज्यादा 12 महीने हो सकता है। प्रॉफिट शेयर ऑफ डी इज 4500 एंड ही इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ, वो भी ठीक है। द टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट डन बाई ऑल फोर इज इंटीजर। टाइम और ठीक है, यानी टाइम पीरियड यानी महीने और इन्वेस्टमेंट सारे के सारे इंटीजर हैं। इसका ऐसा नहीं है कि 45 है 2/7, फ्रैक्शन में नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते देखो। अब क्वेश्चन ने नीचे 1 2 3 इनमें से बोला है कि भाई इनमें से कौन कौन से सही होंगे, कौन कौन से अपने को रिक्वायर्ड है इन दोनों को सही करने के लिए। तो इनको और इनको तो सच मान के चलना है, फिर इनमें से देखना है कि कैसे हो सकता है। तो आ जाते हैं भैया, ए और बी दो ही लोग हैं, तो एक तो इनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सी भी है क्या, सी डी दो और है, तो सबको एक साथ ही लिखना है, ए बी सी डी। एक आपका इन्वेस्टमेंट होता है, एक आपका टाइम होता है, एक आपका प्रॉफिट होता है, तीन ही चीज होती है। और प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब अलग अलग देते तो अलग अलग लिखेंगे एक बार, क्योंकि एक साथ सारा सही नहीं दिया हुआ है तो सीधा प्रॉफिट में नहीं रेशियो लिख सकते। बोथ ए एंड बी आइदर इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ और 9 मंथ, या तो दोनों 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे या 9 महीने के लिए, बराबर, या तो 6 या 9। तो मैं जो टाइम पीरियड है ए और बी का वो 6/9 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बोला इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 5000, बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5000 है, लिख दिया भैया, ये रेशियो है यहाँ पर, ठीक है। अभी आगे नहीं पता क्या होने वाला है, यहां तक ठीक बात है, नोट में और आ जाते हैं। मैक्सिमम टाइम पीरियड ठीक है 12 महीने देखेंगे। प्रॉफिट शेयर ऑफ डी इज 4500, डी जो भैया है ना उनका प्रॉफिट शेयर 4500 रुपए है, ठीक है भाई, मान लिया मैंने। आगे वाला तो इंटीजर है, वो अपने को ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं भाई साहब आगे, इससे बोला 1 2, तो पहले पहला ऑप्शन चेक करो कि पहला ऑप्शन सही हो सकता है कि पहले दूसरे से ये बोल सकते हैं कि अपन, तो पहले दूसरे की कंडीशन सेटिस्फाई कर दो सारी, इससे तो बन जाएगी बात। तो देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, बोल रहे प्रॉफिट ऑफ ए और बी इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं प्रॉफिट ऑफ ए एक्स और प्रॉफिट ऑफ बी एक्स। अब एक बात बताना ध्यान से मेरे को, टाइम पीरियड सेम है किसी का, प्रॉफिट सेम है, तो उनका इन्वेस्टमेंट सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम ही बनता है। या तो ये 6 महीने होगा या ये दोनों ही 9 महीने होंगे। तो अगर टाइम भी सेम है, प्रॉफिट भी सेम है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी सेम रहा होगा। इसका मतलब ए का इन्वेस्टमेंट भी 5000 रहा होगा, ये अपने को पता लग गया। अरे लग गया कि नहीं लग गया, ए का इन्वेस्टमेंट भी पता लग गया अपने को। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट ऑफ सी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट ऑफ डी, तो मैं मान लेता हूं कि प्रॉफिट ऑफ सी वाई है, तो वाई बड़ा होगा 4500 से, ये अपने को पता चल गया भैया, ये क्वेश्चन ने बोला है। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, ए और सी का इन्वेस्टमेंट पीरियड सी इक्वल है, यानी ये 6 महीने हैं, तो या भी ये भी या तो 6 होगा या 9 महीने होगा। अब देखो टाइम आ गया इन तीनों का, यहां पर अपने को ना डी का टाइम 12 मंथ दिया गया है, तो वो भी यहां पे लिख देते हैं कि डी ने भैया 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज डबल द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, सी का इन्वेस्टमेंट ए से डबल है, यानी 10,000 रुपए होगा। डी का इन्वेस्टमेंट देखते हैं, 10/9 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डी, सी के लिए बोल रहा है कि सी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 10/9 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डी, ठीक है। तो डी का जो 10/9 है वो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सी का इन्वेस्टमेंट होगा, वो क्या है 10,000 है, 0 0 काट दो, इधर 9 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9,000 होगा कि नहीं होगा। तो डी का इन्वेस्टमेंट अपने पास कितना आ गया, 9,000 आ गया। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे भाई, अब क्वेश्चन ने ये बोला है y ग्रेटर देन 45 होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो मैं सी और डी में रेशियो निकालता हूं और मान लो रेशियो आ गया 2:3, अगर मान लो सी का रेशियो छोटा है और डी का बड़ा है, तो सी की वैल्यू हमेशा छोटी होगी कि नहीं होगी,
जब भी रेशियो में जिसका रेशियो बड़ा होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, चाहे वैल्यू कोई भी हो। ये 4 होगा तो ये 6 होगा, ये 8 होगा तो ये 12 होगा, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तो जिसका रेशियो बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी होनी है यहाँ। तो अब देखो यहां पर y बड़ा होना चाहिए 4500, यानी कि ये वाला। अब ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टू टाइम होता है। इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लेते हैं अपन यहाँ पर। तो ये कितना बनेगा, y की वैल्यू कितनी बनेगी, मान लो इन्वेस्टमेंट में अपन कंपेरेटिवली अगर मान लो इन दोनों को इन्वेस्टमेंट टू टाइम का रेशियो करते हैं तो 90,000 रेशियो 12 नहीं में 108। ठीक है, 1 2 3, ये 1,08,000 बन रहा है, 90,000 बन रहा है। तो बताओ कभी भी सी का प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है क्या डी से? हो ही नहीं सकता इन्वेस्टमेंट टू टाइम के हिसाब से। तो ये तो चीज मैच ही नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही वो 1 और 2 के हिसाब से, तो ये हो ही नहीं सकता। तो जहां जहां 1 और 2 आ रहा है वो खत्म, ऑप्शन से चलना पड़ेगा। अब ये 2 ऑप्शन और दे रखे 3 और 4 में देखो, वो सारी इंफॉर्मेशन तो अपने पास है ही, इतनी सी ये भी है। 3 और 4 में इतना से दिया है, प्रॉफिट ऑफ बी 6,000 एंड टोटल प्रॉफिट लेस और इक्वल टू 15,000। इससे क्या ही निकाल लोगे तुम लोग? इससे कभी भी ये सब चीजें सही कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करके देखेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इनकी जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी वो हटा के देखो 1 और 2 की। तो 3 और 4 से भी आंसर नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन है कि बचा 1 और 3, यहाँ और यहाँ से निकल सकता है। अगर आप ट्राई करोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अपने को ट्राई करना था। मेन इसमें 1 और 2 को जो पहला ऑप्शन था वो हटते सारे हट जाने थे। आ जाओ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। A and B spend 40% of their monthly salary each and save the rest of the salary। अब देखो जब एक ही बंदे की सैलरी, जैसा क्वेश्चन आता है प्री में कि एक बंदे ने इतना इतना पैसा खर्च किया, अगर मान लो प्री तो अपन 100 200 300 कैसे भी उसकी सैलरी मान लेते हैं। यहाँ ए और बी अलग अलग बता रहा है तो अपन वैसे तो मान नहीं सकते। तो ए की मंथली सैलरी मैंने मान ली 100 है और बी की मंथली सैलरी मान ली मैंने 100 भी मान सकता हूँ। 100x 100y भी मानते लोग, वही मान सकते हैं अपन लोग। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40% ऑफ दियर मंथली सैलरी ईच स्पेंड, खर्चा कर दिया। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 40%, यानी 40A एंड 40B, 40% दोनों ने खर्चा कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सेव्ड 6,000 एंड आउट ऑफ द टोटल सैलरी एक्सपेंडिचर। आगे दूसरी बात, लेकिन सीधा बोला ए ने 6,000 रुपये बचाए। बताओ सेविंग कितनी रही होगी, इसने इतना खर्च किया तो सेविंग 60A रही होगी कि नहीं रही होगी, इसकी 60B रही होगी। इसने बोला ये जो 60A है ना, ए की सेविंग, ये 60A नहीं है, 6,000 है ये। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू 100 आएगी कि नहीं आएगी? ए की वैल्यू 100 आएगी, तब आगे 2 जीरो लगा देंगे तभी तो बनेगा ना 6,000। तो सब जगह ए की वैल्यू 100 कर दो। तो बस ऐसे आप भी पेन से कर देना, वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। तो ये एक वेरिएबल लगाया, बस ए की बचा है बी। आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन ने दिया आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से ए एंड बी स्पेंड 20% एंड 30% ऑन फूड। कई बार ये आउट ऑफ दे रखा है ना, ये टोटल सैलरी का भी देता है, तो वहां टोटल सैलरी का 20-30% लेते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन स्पेसिफाई करके बता रहा है कि हम लोग एक्सपेंडिचर का ही 20% 30% लेंगे। किस पे खर्च कर रहा है? ऑन फूड। तो फूड पे जो खर्चा हो रहा है वो 20% तो ये कर रहा है, यानी 800 रुपये। एक्सपेंडिचर का 20%, 4,000 का 20% 800, और इस 40B का 30% यानी कि 12B, यही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एंड इन्वेस्टेड द रिमेनिंग अमाउंट इन SIP। बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो SIP में डाल देंगे एक्सपेंडिचर में। तो 800 हटा दो इसमें से, तो ये 3200 बना, ये 28B बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ मंथली अमाउंट इन्वेस्टेड इन द SIP बाई B इज ₹1980 मोर देन दैट ऑफ A, यानी बी जो अमाउंट SIP में डाल रहा है वो 1980 रुपए ज्यादा है ए से। तो बी कितना डाल रहा है? 28B डाल रहा है SIP में, और ए कितना डाल रहा है? 3200। तो दोनों का डिफरेंस 1980 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है अपने को। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ ए एंड बी। तो ए की सैलरी तो पता ही है, बी की निकालनी, वो निकाल लेंगे यहाँ से, बी की वैल्यू निकाल के। ये 3200 उधर जाएगा तो कितना बनेगा? ये 2000 ही जोड़ दो, इसे 52 बन रहा है तो 2000 से 20 कम है, तो 5200 से 20 कम कर दो तो 5180। तो बी की वैल्यू निकालूंगा तो 28 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये बन गया 28 से कम 28, 28 2 56 हो जाएगा, 28 से कम 28 हो जाएगा, फिर 23 बचेगा, फिर ये 8 बार चला जाएगा 28 से, 16 64 224 बनेगा ये। ठीक है, फिर ये मतलब 224 बनेगा, फिर ये 14 बचेगा,
तो 8 बार चला गया, तो 140 कितना होगा, 28 पंजो 140, 185 आ गया। तो भैया बी की वैल्यू कितनी, 185, तो बी की सैलरी कितनी 18,500 होगी कि नहीं होगी। इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है मेरे से, तो कितना होगा 8,500। यही आपका क्या है आंसर है। क्या आंसर है 8,500। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। देखो ये वाला एवरेज का क्वेश्चन है, वही एसबीआई क्लर्क में आया हुआ है अपने। तो देखते हैं, देखो द एवरेज अर्निंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 पर्सन इज ₹25 पर डे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो जब भी एवरेज आता है तो टोटल पे ज़्यादा ध्यान दो। ज़्यादातर जो मेंस की जो बेसिक से होने वाले या हार्ड क्वेश्चन उसमें टोटल पे ज़्यादा ध्यान दो। कैसे, जैसे मैंने बोला ए और बी और सी, इन तीनों की एवरेज सैलरी कितनी है 500 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3 उधर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500 हो जाएगी। तो टोटल पे ध्यान दो, उतना मल्टीप्लाई कर दो टोटल आ जाएगा। 3 का एवरेज था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों का टोटल आ गया। एवरेज का मतलब हर एक का इतना, जब ओवरऑल काउंट कर रहे हैं तो इसने बोला 8 लोग हैं, तो मैं मान लेता हूं टोटल 8 का कितना होगा एवरेज का 25। एक की इनकम है पर डे की, ठीक है ना, तो 8 की कितनी हो जाएगी 225 घंटे 200। फिर आगे क्वेश्चन ने बोला द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हैविंग हाईएस्ट अर्निंग एंड लोएस्ट अर्निंग इन द ग्रुप इज 45। ठीक है, तो हाईएस्ट अर्निंग और लोएस्ट अर्निंग इन दोनों का अगर मैं माइनस करूं तो 45 आएगा। ये इन 8 में से मान लेता हूं कि एक हाईएस्ट अर्निंग एक ये चाहे कि ले लोएस्ट, दोनों का डिफरेंस 45 दिया हुआ है अपने को। आगे बढ़ते हैं। इफ पर्सन हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट अर्निंग आर एक्सक्लूडेड, अब इसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट वाले निकाल दिए, ठीक है, देन द एवरेज अर्निंग ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेज बाय 2.5। इसमें से ये हटा दिए तो 6 लोग ही बचेगी, नहीं बचे। ये 6 लोग कैसे बचे, इसमें से हाईएस्ट वाला माइनस कर दिया, लोएस्ट वाला माइनस कर दिया टोटल में से, इसलिए ये 6 बचे। तो इंडिकेशन के लिए लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज 2.5 से गिर गया, यानी 22.5 हो गया। 25 से 2.5 माइनस कर दो तो टोटल कितना होगा 22.5 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 दूनी 12 120 प्लस 15 135 आएगा। अब मुझे बताओ, ये 8 लोगों का टोटल है जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट वाले हैं, ये 6 लोगों का टोटल है जिसमें हाईएस्ट लोएस्ट नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या मैं इसको से बोल सकता हूं, वो 6 लोग प्लस हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ये है कि नहीं है। अब मैं इस 135 को यहां रख दूं और इधर माइनस कर दूं, तो H प्लस L की जो वैल्यू है वो 65 आएगी कि नहीं आएगी। अब इतना तो मैंने ये वैसे समझा दिया सबको, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये 6 लोगों का समय, ये 8 का समय, इसमें हाईएस्ट लोएस्ट नहीं है तो इसको माइनस कर दो, इसमें से हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बन गए हाईएस्ट लोएस्ट में अपने को। अब आगे देख लेते हैं, इनकी वैल्यू निकालनी होगी तो निकाल लेंगे। फाइंड द एवरेज अर्निंग ऑफ ग्रुप व्हेन द 3 पर्सन हुज सम ऑफ अर्निंग आर इक्वल टू द पर्सन हैविंग हाईएस्ट अर्निंग लेफ्ट द ग्रुप। अब 3 लोग ऐसे हैं जिनका जो टोटल जो भी है ना अर्निंग वो हाईएस्ट के बराबर है, वो भी छोड़ देते ग्रुप। फिर एवरेज बताओ, तो हाईएस्ट वाले की पता होनी चाहिए वैल्यू, ये रही। अब इन 2 इक्वेशन को सोल्व करने में टाइम खराब कर देते बच्चे, नहीं पता होता तो मैं आपको बताता हूं, कहीं भी आपको ऐसी इक्वेशन हो a प्लस बी दिया हो, a माइनस बी, कुछ भी वैल्यू दी हो, यहां पर कुछ भी वैल्यू दिया हो, तो ये जो a माइनस बी वाली पे ध्यान दो, इसमें प्लस वाला कौन सा a है, तो a की वैल्यू हमेशा जोड़ के 2 का भाग देने पे आएगी। ये जो माइनस वाला जो है ना, ये इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो 1 की जोड़ के 2 का भाग देने पे आएगी, वो तो प्लस वाला होगा क्योंकि ये बड़ा होता है। और 1 की दोनों का माइनस करके 2 का भाग दे दो, जो छोटा है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां h किसका है, प्लस का है, तो क्या करूंगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दूंगा। दोनों को जोड़ूंगा तो भैया कितना आएगा 110 आएगा, 110 में 2 का भाग दूंगा तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने ऐसे बोला कि टोटल जो लड़के थे ना उसमें से ये h के बराबर के लोग चले गए, तो उन सब का टोटल कितना बचा, माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। तो बचा भैया 145, बचा कि नहीं बचा। अब ये कितने लोगों का है, टोटल 8 थे, 8 में से 3 गए, उन 3 का टोटल कितना था वर्जन हाईएस्ट वाले के बराबर, तो 8 में से 3 लोग वो चले गए, बच्चे कितने 5, उनका एवरेज पूछा है, उनका टोटल कितना है 145 और टोटल वो कितने हैं 5 हैं, 29 एवरेज आ जाएगा। आपका आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब ये एसबीआई पीओ में है क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है भैया,
वही एवरेज टाइप टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। द एज ऑफ 4 सिस्टर इज इन ए सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो ये कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। कोई भी दो नंबर को गुणा करने पे जो नंबर आता है ना उसको बोलते हैं, या फिर ठीक है कोई ऐसा नंबर जिसमें खुद को छोड़ के किसी और नंबर का भाग जाता हो, ठीक है, या फिर ऐसे मतलब ये मानो कि दो चीजों का गुणा करके आता है, ये सही चीज है, दूसरी को डेफिनेशन देंगे कोई कोई नंबर गलत हो जाएगा उसमें। तो किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कोई नया नंबर बनता है वो आ जाता है। दो नहीं बन सकता, तीन नहीं बन सकता, तो क्या क्या होंगे, 4 हो सकता है, ठीक है, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, 13 नहीं हो सकता, 14 हो सकता है। प्राइम नंबर तो सारे हट ही जाएंगे, उसके अलावा दो नंबर्स के जो गुणा होते हैं शुरू के वो भी हट जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपके कंपोजिट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, लगातार वाले। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। द एज ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टर इज मल्टीपल ऑफ 25 एंड लेस देन 100। तो ये 4 सिस्टर हैं, 4 में जो ओल्डेस्ट है ना उसका 25 का मल्टीपल होगा और 100 से छोटा होगा, तो 3 ही नंबर बनते हैं, या तो उसकी एज 25 होगी, या 50 होगी, या 75 होगी। आगे बढ़ते, वाइल द एज ऑफ सेकेंड यंगेस्ट सिस्टर, ठीक है, 4 सिस्टर मान लेता हूं मैं, ए बी सी डी। ए को सबसे बड़ी मान लेता हूं, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो ये वाली जो बात बोली हुई है ए के लिए बोली हुई है, ए की एज सबसे बड़ी है, क्योंकि बोल रहा है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो सबसे ज्यादा ए की एज है, तो वो कर लिया मैंने, यंग और ओल्ड के हिसाब से सीक्वेंस बना ली। ये जो बात बोल रही ये तो किसके लिए बोली है, ए के लिए बोली, जो सबसे बड़ी है। अगली जो बात है ना जो बोली गई वो सेकेंड यंगेस्ट के लिए बोली गई है। सबसे यंगेस्ट डी, सेकेंड यंगेस्ट सी, सी के लिए बात बोल रहा है। अब सेकेंड यंगेस्ट के लिए क्या बोल रहा है, 8 ईयर अगो इज 2x। ये 2x नहीं है भैया, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये 2 की पावर x है और यहां भी 2 की पावर x, ठीक है। इज 2 की पावर x वेयर x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 2 3 4 ऐसे। तो भैया इसके 8 साल पहले 2 की पावर x एज थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 2 की पावर x प्लस 8। अब x की वैल्यू इंटीजर है, इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 कर दो, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है, 16, 32, 64 ऐसे करते जाओ आगे आगे, 128 ऐसे, इतने ये नंबर हो सकती है, ठीक है। तो 2 की पावर x की वैल्यू ये हो सकती है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। आगे देखो, फाइंड द एज इन ईयर्स ऑफ यंगेस्ट सिस्टर आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल बाद यंगेस्ट सिस्टर की, तो इसको एक बार देखते हैं कि क्या बनता है ये, ठीक है। तो इसमें 2 की पावर x प्लस 8 क्या क्या बन सकता है, 2 वैल्यू हो सकती है, 10 साल बन सकता है, और 4 प्लस 8 12 साल बन सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे तो बहुत कुछ बन जाएगा, इसको छोड़ो आप, है ना। ओल्डेस्ट जो सबसे बड़ी जो सिस्टर है ना ए बी सी डी में, तो उसकी एज 25 हो सकती है, सबसे बड़ी की 25 मानेंगे तो 25 आगे लिख दो, बड़ी की है ना, 50 हो सकती है या 75 हो सकती है। तो ऊपर से है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही, कंपोजिट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इससे पहले का कंपोजिट कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 24 लगातार ही होंगे, 23 नहीं हो सकता, फिर 22 हो सकता है, फिर 21 हो सकता है। इसके पहले देखो 49 हो सकता है, 48 हो सकता है, 47 नहीं हो सकता, फिर 46 हो सकता है, 75 से पहले 74 हो सकता है, 73 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, 72 हो सकता है, फिर 70 हो सकता है, 71 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ सेकेंड यंगेस्ट की एज कौन कौन सी है, देखो ये। अब यहाँ से देखो कि कौन कौन सी एज, क्या 22 हो सकती है, 22 कब होगी, देखो इनको हटा दो, ये करने सारी निकालने से 22 हो सकती है। 22 कब होगी इसकी एज, जब 2x की वैल्यू कितनी होगी भैया, 8 माइनस कर दो उसमें से, ठीक है, 22 में से, तो 14 होगी। 14 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या 48 हो सकती है, इसकी वैल्यू 40 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, तो भी ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। स्कोर देख लो, क्या 72 हो सकती है, 72 में 8 माइनस कर दो, 64 है क्या इसकी वैल्यू, है भैया, तो 72 हो सकती है।
इसका मतलब 22, 48, 72 ये वाला पेयर बन गया भैया। ठीक है, इस वाले पेयर में ये वाली एज हो गई चारों सिस्टर की। बोला है 7 वर्ष बाद सबसे छोटी बहन की आयु क्या होगी। ठीक है, 7 वर्ष बाद सबसे छोटी बहन की आयु क्या होगी, 70 + 7 77। यहां अगर अपने को x की वैल्यू और पूछ लेता तो बता देते कि नहीं बता देते, x की वैल्यू 64 के हिसाब से बता देते। ठीक है, 2 की पावर 6 हो जाता। ठीक है जी, तो 2 की पावर 6 होगा तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, अगर मान लो पूछता तो 6 आती कि नहीं आती, x की वैल्यू आ जाती, तो 77 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। देखो भाई टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। देखो टाइम एंड वर्क जब भी पूछे ना, इतने लोग, इतने पुरुष, इतने महिलाएं, वहां आपको टोटल वर्क पे ध्यान देना है हमेशा। और ऐसे क्वेश्चन में टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज किसी भी चीज की, ये टोटल वर्क बोलते हैं अपन। लेकिन इसमें नंबर ऑफ मेन फीमेल वो जुड़ जाते हैं तो टोटल वर्क क्या हो जाता है, ये तो कोई जनरल बोलते तब आता है। नंबर ऑफ मेन वुमन जो भी है ना, वो बॉय जो भी है, मल्टीप्लाई बाय उनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टी, ये टोटल वर्क होता है। क्यों, टोटल वर्क का मतलब होता है ओवरऑल वर्क। एफिशिएंसी होती है एक दिन में किया गया कार्य। मान लो एक आदमी एक दिन में 5 काम कर सकता है, 5 दिन तक काम करता है, तो 5 एफिशिएंसी, 5 दिन 25 काम करेगा। सोल्व करने का तरीका, वैसे काम की कोई वो नहीं होती, किसी संख्या में नहीं दिखाते अपन काम को मैथ्स के अंदर, लेकिन ये सोल्व करने का तरीका होता है। अब नंबर ऑफ मैन दे दिए 5, 5 आदमी है, हर एक की एफिशिएंसी 2 है, तो एक दिन में 5 आदमी कितना काम करेंगे, 10, तो वो इन दोनों का गुणा 10 हो गया। कितने दिन तक, मान लेते 15 दिन तक काम करें तो 150 काम कर देंगे। तो ये आपका टोटल वर्क होता है। उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आ जाओ, 15 बॉय एंड 12 गर्ल्स टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन ए डेज, ए दिन में कंप्लीट करेंगे। ये देखो मेंस का ये चक्कर है, ए एक्स वाई बी सी डी ये देख के ना डराता है, जबकि है होता कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन सी डे, 5 बॉयज एंड 22 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन सी डेज। आगे रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बॉय टू गर्ल इज 2:5। ये बॉय की एफिशिएंसी 2, जब भी एफिशिएंसी में रेशियो दे दे इसका मतलब बॉय की एफिशिएंसी 2 है, गर्ल की एफिशिएंसी 5 है, बात खत्म। एफिशिएंसी ही दी हुई है तो जहां भी एफिशिएंसी यूज करनी होती है 2 और 5 यूज करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। 15 बॉय प्लस 12 गर्ल्स, तो 15 बॉय एक दिन में कितना काम करेंगे भैया, ये एफिशिएंसी किसकी है, बॉय की, ये किसकी है, गर्ल की। तो एक बॉय एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 बॉय कितने दिन में करेंगे, 15 बॉय एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 दूनी 30, एक दिन का काम हो गया। ठीक है, और 12 गर्ल्स, तो 12 गर्ल्स से एक गर्ल एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 12 गर्ल कितना करेंगे, 60। ये जो 15 बॉय हैं 12 गर्ल हैं, 15 बॉयज एंड 12 गर्ल्स हैं, ये एक दिन में मिलकर इतना काम करेंगी। और ये कितने दिन में टोटल कंप्लीट कर रही है काम, 8 डेज में। तो टोटल वर्क ये आ गया कि नहीं आ गया, एक दिन का किया गया काम और टोटल दिन कितने तक काम किया गुणा कर दिया, टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क तो बदलेगा नहीं, सेम काम है तो वर्क तो उतना ही रहना है। अब इसको किसी और तरीके से निकालेगा तो वहां से देख लेते। बोल रहा है 5 बॉयज एंड 22 गर्ल्स, तो 5 बॉय एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। 22 गर्ल्स कितना करेंगी, 22 पंजो 110, 110 काम करेंगी। और ये सी डेज में कर देती है, सेम काम बोल रहा है, इसका मतलब टोटल वर्क बराबर होगा। आ जाओ, उसके बाद ए प्लस सी की पॉसिबल वैल्यू पूछी है, शायद पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस सी पूछा है अपने को। तो यहां से देखते हैं, ये बनेगा 90, ये बनेगा 120, काटेंगे तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 4। तो ए अनुपात सी अगर मैं करता हूं तो 4 तो ये ऊपर रह ही जाएगा, 3 यहां से क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ए प्लस सी का जो रेशियो है, रेशियो वो कितना है, 7। तो ए प्लस सी की वैल्यू 7 के मल्टीपल में ही होगी हमेशा, 7 दूनी 14, 7 21, क्योंकि ठीक है ए और सी धनात्मक पूर्णांक है। ए और सी की जो वैल्यू है ना वो एक इंटीजर ही आएगी, वो भी पॉजिटिव। तो ये 7 किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो भी इंटीजर से। तो कितना आ सकता है, 7 का मल्टीपल। यहाँ 7 का मल्टीपल कौन है, 18 है, नहीं है, 8 है, नहीं है, 28 है, 14 है, 21 है। तो 3rd 4th 5th ऑप्शन ई आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो ये IBPS PO मेंस का क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है, टाइम एंड वर्क का, तो मैंने यहाँ पर इस क्लास में डाल दिया कि ऐसा क्वेश्चन आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें ऊपर अपने को कुछ जानकारी दी गई है, उसके बाद में उस जानकारी के आधार पे 2-3 क्वेश्चन पूछे, 7, 8, 9 यानी 3 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। A, B, C and D together can do a work X in 7 days, ठीक है, एंड D did 1/4 of the work X, और X का 1/4 वर्क कौन करेगा? D करेगा, ठीक है जी। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A टू दैट ऑफ B इज 3:4, तो A और B की एफिशिएंसी दे रखी है अपने को 3 और 4, ठीक है। वाइल B इज 100% मोर एफिशिएंट देन C, B जो है वो 100% ज्यादा एफिशिएंट है किससे? C से। तो इसका मतलब A, B, C, D एफिशिएंसी अगर मैं निकालना चाहूं तो A और B का तो अपने को 3:4 दे रखा है। क्या बोला? B इज 100% मोर एफिशिएंट देन C, B C से 100% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी 2 गुना होगा कि नहीं होगा C का? 100% ज्यादा मतलब 2x, तो ये 2 होगी कि नहीं होगी एफिशिएंसी? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे समझा देता हूं। B की C की एफिशिएंसी में C मान लेता हूं, ठीक है। तो B की एफिशिएंसी क्या होगी? C से 100% ज्यादा होगी, तो C की एफिशिएंसी और C का 100% क्या? C, तो 2C हुई कि नहीं हुई? और B की वैल्यू क्या है? 4, तो C की वैल्यू 2 हो गई कि नहीं हो गई? वैसे निकाला है, पर ये सीधा निकालना आना चाहिए अपने को, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन ने ऊपर जो बोला था उस पर, ABCD टुगेदर कैन डू ए वर्क इन X इन 7 डेज, तो X की वैल्यू क्या होगी भैया? 7 दिन में काम करेंगे ABCD, एक दिन का काम 3, 4, 7 और 2, 9 है, इन 3 का, इसका नहीं पता, लेकिन इसके बारे में एक चीज बोली थी, ये जो है ना 7 दिन में 1/4 वर्क करेगा। एक बात बताओ, कोई आदमी 1/4 वर्क कर रहा है कहीं पे, इसका मतलब वो 25% काम कर रहा है, इसका मतलब बाकी सब मिलके कितना काम कर रहे हैं? 75% कर रहे हैं, और वो अकेला कितना कर रहा है? 25% कर रहा है। तो इनकी एक दिन में कितना काम करेंगे? ये एफिशिएंसी के बराबर। इनका एक दिन का काम कितना है? 9, 4, 2, 6 और 3, 9। ये 9 बताओ 75% है कि नहीं है? ये 75% कर रहे हैं, और डी 25% कर रहा है, तो ये 75% है, तो 1% की वैल्यू इतनी अपने को 25 की निकालनी है। निकालिए, 25 दिया 75 और 3, तो कितनी आएगी एफिशिएंसी डी की? 3 आ जाएगी। तो टोटल वर्क जो एक्स है ना वो कितना आ जाएगा भाई अपने पास में? 3, 3, 6, 4, 10 और 2, 12 गुणा 7, 84। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, टोटल वर्क हो गया भैया 84। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क X इन स्मॉल x डेज। स्मॉल x को मैं ऐसे लिखूंगा तो समझ जाना, ठीक है। तो भैया x काम है 84, A और B मिलके करेंगे, और कितने दिन में करेंगे? स्मॉल x डेज में करेंगे। A और B टोटल काम कितना कर रहे हैं? 84 टोटल, और वो एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम। तो 84 काम कितने दिन में करेंगे? 7 का भाग दे दो 12 डेज में। तो स्मॉल x की जो वैल्यू है वो 12 आ गई अपने पास में। आगे बढ़ते हैं। While A and D can do the same work in y days, small y days, तो ही है स्मॉल y, वर्क तो उतना ही है, वो कौन कौन मिलके करेंगे? A और D। तो A की एफिशिएंसी 3 और D की एफिशिएंसी 3, तो एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 84 काम कितने दिन में करेंगे? 14 डेज में करेंगे भाई। तो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब आगे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन से स्मॉल x स्मॉल y की जो वैल्यूज है ना उसको यूज किया है क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। 2 पर्सन P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट अनदर वर्क कैपिटल Y, एक दूसरा काम है कैपिटल Y, इन x + 12 डेज, ठीक है। स्मॉल y नहीं है ये, ठीक है, कैपिटल Y है, ठीक है। While Q and R together can complete the same work in y + 2 days, y - 2 days. If P, Q, R together can complete the work y in 6s divided by y - 7 days, then find the efficiency of Q is what % more less than the efficiency of P. अब ध्यान देना भैया,
ठीक है, एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को। एफिशिएंसी जो होती है ना, किसी की भी बहुत ज़्यादा है तो वो कम दिन में काम निपटा देगा कि नहीं निपटा देगा, कम टाइम में। मान लो मैं 1 घंटे में 100 ईंटें चढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरी एफिशिएंसी 100 हो गई, तो मैं 10 घंटे में 1000 चढ़ा दूंगा। एक 20 एफिशिएंसी वाला आ गया, वो तो 200 ही चढ़ा पाएगा। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा वो ज़्यादा काम करेगा, इसका मतलब टाइम कम लगेगा। अब मान लो टोटल ईंट ही 1000 हैं, मैं 1 घंटे में 100 चढ़ाता हूँ, तो मैं कितने घंटे में चढ़ा दूंगा, 10 घंटे में चढ़ा दूंगा। 1 घंटे में 20 चढ़ाने वाला है, वो 50 घंटे लगेगा। तो क्या समझ में आया, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो टाइम कम लेगा काम करने में, कम लेगा कि नहीं लेगा। अब मान लो किस टाइम का अनुपात मुझे दे रखा है 2:3, तो एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2, उल्टा यही होता है। अब कई बार 3 जगह दे देता है कि टाइम का अनुपात 2:3:4, तो एफिशिएंसी का कितना होगा, यहां उल्टा कर दो, 1/2, 1/3, 1/4, फिर इसको सोल्व कर ले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। यही यहां करना है अपने को, पूछा है एफिशिएंसी, ठीक है, तो सीधा ही एफिशिएंसी निकालेंगे अपन, क्योंकि वर्क तो सेम है। तो एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टाइम टेकन। अब यहां आ जाते हैं फटाफट। बोला P एंड Q, यानी P और Q की साथ में एफिशिएंसी, ठीक है। फिर Q एंड R, Q और R की साथ में एफिशिएंसी। फिर PQR, P + Q + R, ठीक है। अब PQ दे रखा है, QR दे रखा है और PQR दे रखा है। अब P और Q कितना टाइम ले रहे हैं, x + 12 दिन ले रहे हैं। x की वैल्यू कितनी थी भैया, 12, तो 12 + 12 24, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1/24, टाइम का उल्टा लिख दिया। Q + R कितने दिन में कर रहा है, y - 2 डेज में कर रहा है, यानी कि 14 - 2 यानी कि 12 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो 1/12। PQR तीनों मिलके 6x / y - 7 कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। 12 6 है 72, x की वैल्यू 12 लिखेंगे, डिवाइड बाई y - 7 यानी कि 14 - 7 यानी कि 7, तो 72 डिवाइड बाई 7, तो इसका उल्टा लिख देंगे 7/72। ये लो, ये एफिशिएंसी आ गई भाई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो गायब कर लेते हैं, तो सबको 72 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी 72 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 72 से कर दिया, इसको भी 72 से कर दिया, ये तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 12 × 6 = 72, ये 72 से 72 कट गया। अनुपात आ गया 3:6:7, एकदम से बैलेंस हो गई, इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई रेशियो की, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा है, कहां पूछा है, देन फाइंड एफिशिएंसी ऑफ Q इज व्हाट % मोर और लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ P, ठीक है ना। Q की एफिशिएंसी P से कितना ज्यादा है कि परसेंटेज, तो Q की एफिशिएंसी P से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और 3 से ही 3 ज्यादा होगा तो कितना % निकलेगा, 100%। ऐसे तो देखते ही पता लगना चाहिए, पर मैंने लिख दिया, ठीक है, किसी को समझ में नहीं आए तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। इसी पे आगे क्वेश्चन और पूछे गए हैं, तो मैं लिख देता हूँ, स्मॉल x की वैल्यू अपनी 12 आई थी, वो तो हर जगह काम आएगी, स्मॉल y की वैल्यू 14 आई थी। अब ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, सीधा नीचे आ जाओ, आगे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे ऊपर का सुलझाने के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई आ जाते हैं, बोल रहा है स्मॉल m मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन x + 9 डेज, ठीक है। अब मैन की एफिशिएंसी नहीं पता, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अगर कुछ दिया हो तो, वाइल y मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन n डेज, तो मैन तो मैन ही है, सारे सेम ही है मतलब। इफ y - 7 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन n + 12 डेज, ठीक है। तो एफिशिएंसी नहीं पता, एक मान लो बस, अगर एक ही जैसे लोग चल रहे हैं तो एफिशिएंसी को अपन इग्नोर करके चलते हैं। बोला m मैन एक मान के चलते हैं तो वो इग्नोर करना ही हो गया। m मैन कैन कंप्लीट वर्क इन x + 9 डेज, तो टोटल वर्क क्या होगा, m मैन एक दिन में m काम करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी एक मान ली सबकी, तो एक की एक है तो m की m एफिशिएंसी होगी, तो एफिशिएंसी होगी।
तो एक दिन में एम काम करेंगे और कितने दिन में, x + 9 डेज में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो x + 9 का मतलब कितना हो गया, 21 हो गया। ये टोटल वर्क हो गया इनका, वही काम है। while y man can complete the same work in n days, तो y man का मतलब कितना हो गया, 14 man हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी 1 है, तो 14 मैन एक दिन में 14 काम करेंगे। और कितने दिन में करेंगे, y - 7 डेज में करेंगे। तो y - 7 मतलब 7, तो भैया काट दो, 7 या 21। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 14/3, ऐसा कुछ आ गया। एक सेकंड रुको, 7 डेज कहाँ पढ़ लिया मैंने, आगे पढ़ लिया, 1 मिनट। ये 7 नहीं आएगा, यहाँ पर n आएगा। while y man can complete the same work in n days। ठीक है, तो y man का मतलब 14 मैन हो जाएंगे, और कितने दिन में करेंगे, n दिन में करेंगे। ये हो गया। ठीक है, तो यहां से 3m = 2n आ गया। ठीक है, इफ y - 7 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन n + 12 डेज, तो y - 7 का मतलब इसी टोटल वर्क के बराबर करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रेशियो नहीं काटेंगे, इसके बराबर ही करते हैं इसको। y - 7 मैन यानी 7, y की वैल्यू 14 है, तो -7 के 7 आएगा। कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन n + 12 डेज, तो n + 12 दिन में कर दिया। देन फाइंड हाउ मेनी डेज n - m मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है भाई, यहां से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं बराबर करूं तो n की वैल्यू निकलेगी, तो 7 दूनी 14, 7 से काट दूंगा इसको, तो इधर कितना बचेगा, 2n, इधर बचेगा n + 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो m की कितनी आएगी, n की 12 वैल्यू रख दो, यहाँ 12 रख दूंगा मैं, तो 14 × 12 आएगा। ठीक है, यहाँ m रह जाएगा और 21 से डिवाइड कर दूंगा, 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 चौक 12, ये आ गया 8। तो m और n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12 और 8। आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज n - m मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। n - m मैन, ठीक है, तो n - m का मतलब क्या है, 12 - 8 यानी 4। तो 4 आदमी मिलके सेम काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो भैया से काम है कितना, टोटल वर्क तो इतना ही है, तो टोटल वर्क कितना है, 14 × n की वैल्यू 12। ये टोटल वर्क था कि नहीं था, इतना काम 4 आदमी मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल काम है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 12, 14 × 42, 42 डेज। ऑप्शन बी आंसर आ गया। तो बहुत ही आसानी से कर लिया अपन ने। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, उसी पे एक क्वेश्चन और है, तो देखते हैं भैया इसको कैसे करेंगे। थोड़ा कट रहा है ऑप्शन, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार सोल्व कर लेते हैं अपन, फिर इसको देख। अच्छा, थोड़ा ऊपर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो काम आना ही नहीं है अपने। सीधी सी बात है, ध्यान इतना रखना है कि x की वैल्यू 12 आई थी और y की वैल्यू 14 आई थी, वही वैल्यूज काम मिलेगा ये, क्योंकि ओवर इस बेसिक क्वेश्चन से वही वैल्यू आई थी जो मेन इसका बेस है ना क्वेश्चन का, उससे। m मैन कैन डू ए वर्क इन n डेज एंड n वुमन कैन डू द सेम वर्क इन 2m डेज। अब यहां फंस गए कि सर एफिशिएंसी तो दी नहीं मैन और वुमेन की, वहां तो एक मान ली थी, मेन ही थे सारे, तो जहां एफिशिएंसी नहीं दी होती मान लो कुछ न कुछ। तो मैंने मान लिया कि m मेन है स्मॉल, और मेन की जो एफिशिएंसी में मान लेता हूं कैपिटल M है, एफिशिएंसी मान ली, तो m गुणा कैपिटल M, ये एक दिन का काम हो गया कि नहीं हो गया। तो ये m मेन की ओवरऑल एक दिन की एफिशिएंसी हो गई, और वैसे अकेले मेन की एफिशिएंसी m हो गई। तो एक दिन का काम इतना, और कितने दिन में काम करेंगे, n डेज में करेंगे, तो n डेज में कर दिया भैया, गुणा ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, वही काम सेम काम वुमन कर रही है, एक n वुमन करेंगी,
तो n वुमन की एफिशिएंसी W मान ली, एक दिन में इतना काम करेंगे। और कितने दिन में कंप्लीट कर रही है? 2m डेज में कंप्लीट कर दिया, तो 2m गुना कर दिया। ये सेम वर्क ही है कि नहीं? ये टोटल वर्क बराबर कर दिया। यहां से एक चीज पता लगी मुझे, क्या पता लगा? mn कट गया, तो मैन और वुमन की एफिशिएंसी का रेशियो पता लग गया भैया। इधर 2 तो था 1, यानी मैन की एफिशिएंसी 2 है, वुमन की 1 है। यही मकसद था। देखो कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन वही है, मेंस में कुछ नहीं होता। ये एम एन एक्स ये फंसा के ना कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ 3 स्टेप में सिलेक्शन होता है। कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाओ, फिर मॉक टेस्ट और रिवीजन टाइम पे करो। तो ये अगर किसी का कॉन्सेप्ट मौजूद है ना, तो मेंस में नहीं उलझेगा वो बच्चा। कॉन्सेप्ट ही वीक है, रट रटा के सी चीजें प्री में दे रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट मजबूत कर लिया, प्री और मेंस को कोई भी निकल जाएगा। क्या है इसमें? टोटल वर्क ही निकालना है। जिस बच्चे का टोटल वर्क का एकदम से बेसिक जड़ से एकदम क्लियर है ना, वो कभी नहीं अटकेगा इसमें। आगे आ जाओ, देखो भाई आगे क्या करते हैं क्वेश्चन। X पुरुष और 1.5 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X पुरुष का मतलब 12 पुरुष, और पुरुष की एफिशिएंसी 2, तो 12 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 24 काम करेंगे। प्लस कितनी महिलाएं? 1.5 वाई महिलाएं, 14 में 1.5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 21 आएगा। 21 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी होगी? 21। तो ये इन सब का मिला के एक दिन का काम हो गया एफिशिएंसी की। इसमें डेज मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। कितने दिन में करेंगे भैया? क्या दे रहा है? 20 दिन में करेंगे, तो गुणा 20 कर दिया, ये वर्क आ गया भैया। ठीक है, ये टोटल वर्क ही आ गया अपना। ठीक है, 5 men and y + 1 woman स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ये टोटल वर्क आ गया अपना। टोटल वर्क देख लो। ठीक है, अब टोटल वर्क को दूसरे टोटल वर्क के बराबर करना है। 5 men and y + 1 woman, तो 5 men एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। ठीक है, y + 1 woman यानी 15 वुमन एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे। ये एफिशिएंसी होगी। स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दे डिड वर्क ओनली फॉर डी डेज। ये डी दिनों तक काम करती हैं, तो एक दिन में इतना काम करेंगे, तो डी दिनों में कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे। ये तो अभी पूरा नहीं हुआ ना काम, टोटल वर्क के बराबर किया तो पूरा काम करना पड़ेगा। आगे क्या होता है देखो। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए वुमन, एक ही वुमन आएगी रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में, वो 25/3 दिन में करेगी। तो एक वुमन एक दिन में कितना काम कर रही है? एक काम कर रही है, और 25/3 दिन में कितना करेगी? 25/3 दिन। बताओ काम कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? इसके बराबर हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे बाबा, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जब भी देखो ऐसा कुछ होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को बताता हूँ मैं। ये इधर 25 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी 25 है, ये भी 25 है। ठीक है, तो 5 से काट दो, 5 25, 5 25, ये 5 चौक 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, 24 और 21 45, 45 को 4 से करूंगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है, उधर क्या है? 5d + 5d / 3, तो ये एलसीएम लूंगा तो 15d + 5d / 3 आएगा कि नहीं आएगा? 3 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? हो गया। ये 20d बचा इधर, तो d कितना आएगा? 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 27 डेज। टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट है जो मैं मेरी बेसिक की क्लास में सिखा रहा हूं। जिसको टोटल वर्क आता है वो इस क्वेश्चन में अटक ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। चलो, तो 27 दिन आ गए भैया अपने। नेक्स्ट आ जाते हैं। चलो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये एसबीआई में अपने क्लर्क मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई, a train crossed a pole in t seconds and the train crossed a platform in t + 12 seconds if the sum of length of platform and the train is 540 meters, if the length of train is 300 meters, then find the distance covered by the train in t - 6 seconds। अब देखो, ये सारा क्वेश्चन आराम से हो सकता है। इसमें 2 ही बातों का पता होना चाहिए बच्चे को। किन किन बातों का? जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में इग्नोर की जा सकती है, जैसे कोई पोल हो गया, कोई व्यक्ति खड़ा है वो हो गया, कोई पेड़ हो गया, ठीक है, कोई गाड़ी खड़ी है वो हो गई, कोई बाइक खड़ी है वो हो गई, मतलब जिसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ का में बहुत छोटी है, उसको पार करती है, तो उस दौरान उस टाइम पीरियड के अंदर जो ट्रेन का ट्रेवल डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ ही होती है।
क्यों, ट्रेन इसको मान लो ऐसे पार कर रही है, तो ये ट्रेन अपनी लेंथ ही पार कर रही है। लेकिन जो डिस्टेंस कंसिडरेबल है, जैसे कोई पुल हो गया, ठीक है, या कोई टनल हो गई, ऐसी चीजें पास करते हैं, कोई दूसरी ट्रेन हो गई, तब जो ट्रेवल डिस्टेंस होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट की प्लस करके होती है। इस कॉन्सेप्ट पे चलो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला ए ट्रेन क्रॉस्ड द पोल इन t सेकंड्स एंड द ट्रेन क्रॉस्ड द प्लेटफॉर्म t + 12 सेकंड। तो t सेकंड में ट्रेन ने अपनी पोल को पार किया, मतलब अपनी लेंथ को पार किया, और t + 12 सेकंड में ट्रेन ने एक पोल को, एक किसको क्या दिया, प्लेटफॉर्म को पार किया। प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद ट्रेन ने अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ पार की t + 12 सेकंड के अंदर। यदि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई आगे दे रखी है, अब देखो बेसिकली जाओगे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात समझाता हूँ। देखो t सेकंड में ट्रेन ने अपनी लेंथ ट्रेवल की, t + 12 सेकंड में ट्रेन ने क्या ट्रेवल किया होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म। तो बताओ ये t + 12 सेकंड के अंदर ट्रेन क्या ट्रेवल कर रहा है, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। उसमें t सेकंड में ट्रेन ने क्या पार किया होगा, अपनी खुद की लेंथ। 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार किया होगा कि नहीं होगा। तो स्पीड क्या होती है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो 12 सेकंड लगे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी हो पता लग जाए। भैया देखो ट्रेन की लेंथ तो दे रखी है 300, ठीक है, दैट, और प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ दे रखी है 540। तो कितनी प्लेटफॉर्म की लेंथ रही होगी, 240 रही होगी, माइनस कर दो दोनों को। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी रही होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर सेकेंड में ये सब कुछ। स्पीड अपने से पूछी नहीं है, पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन t - 6 सेकेंड। अब t की वैल्यू पता होनी चाहिए इसके लिए, है ना। t की वैल्यू भी अपने को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। t की वैल्यू आराम से पता हो सकती है, कैसे पता होगी, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब t टाइम में उसने क्या पार किया, खुद की लेंथ, खुद की लेंथ उसकी कितनी है 300, स्पीड कितनी है 20, तो t का क्या आ गया 15 सेकेंड। t की वैल्यू क्या आ गई 15 सेकेंड आ गई। अब वो t - 6 का मतलब 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है, टाइम गुणा स्पीड, 180 मीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, और ये IBPS PO मेंस में है। IBPS PO मेंस में कुछ क्वेश्चन अच्छे आए हुए तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं। 3 people A, B, C started their journey at 9:30 AM, 11:30 AM and 2 PM respectively from point X to Y। ये 2 एक साथ है। The speed of B is √625, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, वो ऐसे ही लिख दिया उसने √625। एंड B reached the destination at 7:30 PM of the same day। B is fastest and C is not the slowest। ठीक है, तो यहाँ स्पीड का अपने को कंपैरिजन दिया गया है और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन में जो दिया गया टाइम दिया गया है, एक तो बी की गति दी गई है और बोला बी सबसे तेज है। तो स्पीड में अगर मैं बात करूँ तो बी की स्पीड सबसे तेज है और सी सबसे धीमा नहीं है, इसका मतलब सी बीच में होगा और सबसे धीमा ए होगा, सबसे धीमा नहीं है तो। और बी की स्पीड अपने पास कितनी है 25। एक बात तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा कि नहीं लेगा, वो टाइम कम लेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो टाइम का वो क्या होगा, कंपैरिजन क्या होगा, ए सबसे ज़्यादा टाइम लेगा फिर सी लेगा, और बी सबसे फास्ट है तो बी सबसे कम टाइम लेगा। टाइम का कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। तो यही जानकारी दी गई और टाइम और ये स्पीड दी गई है, टाइम का अपन बाद में पता कर लेंगे, ठीक है, टाइम किस किस टाइम चल रहा है। आ जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। If speed of A is 25% less than the speed of B, ठीक है, then in what time A reached the destination, ठीक है, तो कितनी देर में पहुंचेगा, इन what time A reached the destination, तो A कितने टाइम के ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। The speed of A, A की जो स्पीड है ना B की स्पीड से क्या है 25% लेस है, तो A की स्पीड क्या होगी B की स्पीड से 25% कम, यानी कि B का 75%, तो 75/4 यही होगा कि नहीं होगा, 75/4 होगा। अब एक जानकारी और दी गई है, बी उस दिन शाम 7:30 बजे गंतव्य पर पहुंचता है। टाइम को इग्नोर कर दिया, टाइम के बारे में दी गई है। और बी चलता कितने बजे भैया, बी आपका 11:30 बजे चलता है, ठीक है, बी 11:30 बजे चलता है और 7:30 पहुंच जाता है, यानी बी कितनी देर चलेगा 8 घंटे में अपने गंतव्य पहुंच जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी
8 घंटे चल रहा है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 25, टाइम है भैया 8 घंटे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 8 तो घंटे दे रखे हैं और टाइम ये स्पीड किसमें? 25 मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 18/5 से कितना होता था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर देंगे। ये कहाँ से आया 18/5? वही मीटर पर सेकंड, और उसको चेंज करते हैं तो वैल्यू सीखते हैं ना अपन, तो याद करना ही। अब मेंस में इन छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई 25, 5/40, 720 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ ये जो 75/4 आया है ये भी मीटर पर सेकंड में आया कि नहीं आया 25 से? तो इसको भी किलोमीटर पर सेकंड में करने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब बोला इन व्हाट टाइम ए रीच द डेस्टिनेशन, तो ए को कितना टाइम लगेगा? देखो भाई, टाइम क्या होता है ए के लिए? टाइम। डिस्टेंस कितनी? 720 किलोमीटर अपॉन स्पीड। स्पीड कितना? 75/4, तो 4 ऊपर होगा मल्टीप्लाई। 18/5, तो 18 नीचे, तो 5 ऊपर होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 4 बार कट जाएगा। वैसे नहीं करते तो भी चल जाता, कट जाता, लेकिन ये है ना फिर कई क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं ना, तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है फिर। ठीक है, 25 से काट दो इसको, 25 या 75, 5 ये कट गया, 5 से इसको काट दो, एक साथ ही काट दो। ठीक है, तो टाइम कितना निकलेगा? 832/3। ये घंटे में आएगा भाई टाइम, ओवर में। ठीक है, 3 एकम 3, 10 सही 2/3 ओवर्स। अब ये 2/3 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 40 मिनट आएगा, तो 10 घंटे 40 मिनट लगेंगे उसे। ठीक है, 10 घंटे 40 मिनट लगेंगे उसे। अब पहला ऑप्शन क्या है? 2 hours 40 minute मोर देन बी। इसको कितना टाइम लगेगा भैया? बी को 8 घंटे लग रहे हैं, इसको 10 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब इसको 2 घंटे 40 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं उससे। तो बात तो बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नीचे दूसरे दिए गए, ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, ए विल रीच द डेस्टिनेशन एट 8:10 PM। तो देखो भाई ए चल कितने बजे रहा है? ए सुबह 9:30 बजे चल रहा है, 10 घंटे गिनो पहले तो। ठीक है, 9:30 बजे चल रहा है, यानी कि 12 बजे तक इसके 2.5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, और 7:30 बजे अगले इसके 10 घंटे हो जाएंगे। 7:30 के बाद 30 मिनट तो 8 बज जाएंगे। ठीक है, 40 मिनट में से फिर 10 बचे, तो 8:10 बच गए। तो 8:10 पे ही पहुंचेगा शाम को। टोटल टाइम टेकन बाई ए एंड बी रीचिंग द डेस्टिनेशन इज 19 hours 40 minutes। नहीं, ये 18 घंटे 40 मिनट होगा ना, इसमें 8 जोड़ेंगे, तो ये तीसरा वाला गलत है। तो ए और बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के ऊपर बेस्ट फिर से क्वेश्चन दे रखा है। पीछे का जो डेटा है वो काम में लेते रहना है अपने को। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है? ये बी एंड ए आएगा यहाँ पे, शायद बी एंड सी। ऐसे ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन था, मैं करना भूल गया। सी रीच द डेस्टिनेशन इन 6 hours एंड ए रीच द डेस्टिनेशन इन 4.5 hours। तो सी 6 घंटे में पहुंच जाएगा। अब देखो पीछे का वो लिखते हैं थोड़ा सा, स्पीड का BCA, स्पीड का जो है ना वो BCA है, और टाइम किसका लगेगा? टाइम ए को सबसे ज़्यादा लगेगा, फिर सी को, फिर बी को। इसने क्या बोला? सी रीच द डेस्टिनेशन इन 6 hours। सी को टाइम लगा 6 घंटे, एंड ए रीच द डेस्टिनेशन 4.5 hours। ऐसा हो सकता है क्या? ए का टाइम तो ज़्यादा होगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो ऑप्शन ए कैंसिल। सी रीच द डेस्टिनेशन इन 5 hours। सी 5 घंटे में चलेगा। ए रीच द डेस्टिनेशन 9 hours। ठीक है, इतनी बात ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब पीछे एक चीज़ और भी तो निकाली थी अपन ने। ये 7:30 बजे पहुँच रहे हैं ना, इसको 8 घंटे लग रहे हैं ना। बी का टाइम अपने को पता है 8 घंटे का, तो बी का टाइम 8 घंटे का पता है। बताओ ये 8 से छोटा हो सकता है? ध्यान देना, बी का दे रखा है अपने को 8 घंटे, तो ये इससे छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। इफ डिस्टेंस इंक्रीज्ड बाई 180 किलोमीटर एंड स्पीड सी इज 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ बी, देन ए रीच द न्यू डेस्टिनेशन एट 4:20 PM। ठीक है, चेक कर लेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन देखो, बी, ए और बी तो कभी नहीं हो सकता,
तो ओनली ए कैंसिल, ओनली बी कैंसिल, जहाँ बी और ए में से कोई आएगा वो भी कैंसिल, तो भैया सारे ऑप्शन ही कैंसिल हो गए, तो बचा ही नन ऑफ दीज। अगर ये नन ऑफ दीज नहीं होता तो इसको चेक करते, लेकिन इसमें तो फंसाना था उसको, कैंसिल तो यहीं से कराना था उसको। बहुत ही बेसिक सी चीज़ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपन इन सब चीज़ों को देख के, ताम झाम को देख के डर जाते हैं एग्जाम में, मेंस के अंदर, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आ जाओ भैया बोट एंड स्ट्रीम के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को है ना एक थोड़ा सा, ए बॉय कवर्ड ए किलोमीटर, ए बॉय कवर्ड, इसके बाद में है ना थोड़ा सा चेंज करके यहाँ नहीं, ए बॉय, उसके बाद में दो वर्ड छूट गए, इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में, ठीक है। एक लड़के ने शांत जल में, एक लड़के ने शांत जल में, ठीक है, इतना सा करेक्शन है छोटा सा। आगे आ जाओ। ए बोट कवर्स 1.5 एस किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर्स। ये जो एस और एस है ना, ये सेम ही है, कैपिटल ही है, यहाँ पे गलती से इन्होंने लिख दिया होगा, ये 1.5 एस है। इसमें थोड़े से हैं, इसमें इस क्वेश्चन में मेरे को ध्यान में था कि कुछ गड़बड़ है, टीम को बोला भी था, करेक्ट भी हुआ था, लेकिन पता नहीं यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें। चलते हैं पर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। ए बोट कवर्स 1.5 एस किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में बोट चलेगी, ठीक है, 1.5 एस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। एक बार मेंस का क्वेश्चन पूरा सा पढ़ लिया करो ओवरऑल। ए बॉय कवर्ड एस किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड द स्पीड ऑफ द बॉय इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। तो स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो 3 पता चली है, एक तो बेसिक सा चीज, ठीक है। बोट ने डाउन स्ट्रीम में 1.5 एस डिस्टेंस ट्रेवल की 15 घंटे में, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम पे पानी की स्पीड के साथ प्लस होता है, वो बेसिक सी चीज है, तो वो लिख दी। तो डाउन स्ट्रीम में ये इक्वेशन सी बन गई अपने पास में, ठीक है। यहाँ से कुछ निकल तो रहा नहीं है, तो देखेंगे जो भी हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। ए बॉय कवर्ड एस किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड द स्पीड ऑफ बॉय इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा, एस बी की वैल्यू यहाँ से अपने को देखनी है थोड़ा सा। देखो ये 15 से 15 अगर कटेगा ना इधर, तो ये 0.1 एस बचेगा, कैलकुलेशन से बचो। तो एस बी की जो वैल्यू बनेगी ना 0.1 एस -3 बनेगी, ठीक है। और वो जो लड़का है ना, बॉय है ना, एस बॉय, बी का मतलब बोट और ये बॉय पूरा लिख देता हूँ, उसकी शांत जल में स्पीड यानी खुद की स्पीड वो क्या होगी, इसकी शांत जल में स्पीड का 11 किलोमीटर ज्यादा होगी। तो इसमें प्लस 11 करूंगा तो 0.1 एस प्लस 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन गया, ठीक है। यहां तक इतना ही काम था, ठीक है। तो अब क्या दिक्कत है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू निकालनी है अपने को। द स्पीड ऑफ बॉय इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा, तो बॉय ने एस किलोमीटर ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस जो है बॉय की कितनी है, एस। ऊपर वाली लाइन में देखो थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड काम में लेनी इसका मतलब। तो ये जो एस क्या है, स्पीड नहीं मान लेना इसको, ये एस क्या है अपना, डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया बॉय ने कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो टाइम हो गया 5, स्पीड क्या होगी, ये रही, यहां से निकाल देंगे इसकी वैल्यू। ये 0.5 एस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 0.5 एस इधर आगे माइनस होगा तो 0.5 एस बन जाएगा, और इधर 40 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये इधर नीचे करूंगा तो नीचे 2 आएगा, 10 से काटूंगा तो इधर कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। चलो, ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करना पड़ता है मेंस के अंदर, देखो ध्यान से देखना। ए वेसल कंटेन्स 1000 लीटर ऑफ एसिड ए एंड 500 लीटर ऑफ एसिड बी। तो
ए और बी एसिड को मिला के एक किसी कंटेनर में या वेसल में रख रखा है, इसमें 1000 लीटर है, इसमें 500 लीटर है, ठीक है जी। x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, x लीटर बाहर निकाल लिया। अब मुझे बताओ एसिड ए और बी का रेशियो कितना होगा? 2 अनुपात होगा कि नहीं, 1 होगा कि नहीं होगा? इस बर्तन में काट दो इनको, 2 अनुपात 1 होगा, तो टोटल कितना है? 3। अब बताओ टोटल में से x निकालेंगे, ठीक है, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी? x होगी, ठीक है। तो 3 रेशियो की वैल्यू x है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? x/3, यानी इसकी वैल्यू तो कितनी होगी? x/3 जो निकालेंगे उसमें से, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 2/3x। तो दोनों को डिवाइड कर दिया। मतलब बेसिकली क्या करते हैं, जैसे किसी भी बर्तन के अंदर 2:1 में कोई चीज़ रखी हुई है, इसमें से x लीटर निकालना है अपने को, जो उनकी रियल वैल्यू है उसमें से x लीटर निकालना है। तो भैया 2 हिस्से इसके निकलेगा तो 1 हिस्से इसके निकलेगा, ठीक है। तो टोटल ये कितना है? 3। तो x का एक हिस्सा क्या होगा? x/3, क्योंकि टोटल 3 हिस्से हैं, तो अब 2 हिस्सा ये निकलेगा, यानी 2x/3 ये निकलेगा और ये x/3 निकलेगा। तो माइनस ये करना है। तो भैया इसमें से कितना लीटर निकलेगा? -2x/3, और इसमें से कितना निकलेगा? x/3। तो ये बन गया नया फाइनल, दोनों को मिला दो, नया ये बन गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड y लीटर ऑफ एसिड B इज एडेड, और B में y लीटर ऐड कर दिया। लो जी भैया, ठीक है। अब आफ्टर दैट z लीटर ऑफ मिक्सचर आर अगेन टेकन आउट। अब इसके बाद में इसमें से z लीटर कर रहा है। अब बताओ, जैसे मैंने 2:1 में x को बांट दिया था, वैसे z को बांटोगे तो कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा सर। तो ऑप्शन से जाओ फिर कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है। पूछा क्या है इसने फिर आगे जाके, x, y और z के संभावित मान क्या होने चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में एसिड A और एसिड B की मात्रा बराबर हो जाए, ठीक है। तो x का मान ऐसा आने की संभावना है कि नहीं जिसमें 3 का भाग चला जाए? उसी ऑप्शन को पहले ट्राई करूंगा। इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आसान होगी, उसी हिसाब से आएगी वैल्यू, अगर इंटीजर में आएगी तो दूसरी वैल्यू भी आ सकता है। मैं ऐसे नहीं बोला दूसरी नहीं आएगी, पर अपन संभावित वैल्यू पे काम करेंगे। यहाँ एक ही ऑप्शन है, 2-3 होते तो वो भी चेक करते। तो x की वैल्यू अगर मान लो मेरे को 300 मान के चलूंगा मैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 200 लीटर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 लीटर। और y की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 400। तो ओवरऑल ये कितना बन गया? ये तो 800 लीटर बन गया इधर इस नए में। ये 100 माइनस हुआ, 400 प्लस हो गया, तो 800 बचा कि नहीं बचा? ये भी 800 बचा। अब 800 के बाद में z लीटर निकालना है, 200 लीटर निकालना है, दोनों का अनुपात बराबर बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब अगर 200 लीटर निकालेंगे तो 100 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बताओ भैया 700 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इस 200 की जगह तो वो अगर कुछ अजीब सी वैल्यू देता ना तो भी बराबर ही होता है। तो सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? ए और बी का जो अनुपात है बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मात्रा आ गई बराबर, तो ऑप्शन यही सही है। एक और ऑप्शन होता है, वो भी चेक कर लेते अगर यहाँ बराबर नहीं आता तो। लेकिन ऑप्शन चेक करने का तरीका क्या? पहले किसको हिट करेंगे? जिसमें 3 का भाग जाएगा। ऐसे नहीं पहले 100 वाले को चेक करें, इधर को कर रहे हैं, इधर को कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके मैंने बहुत सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे आप कमेंट करना किसी स्पेसिफिक टॉपिक वगैरह के अगर और क्वेश्चन करवाने हो तो। एक ये SBI PO में ज़बरदस्त प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को। क्लास नोट्स की जो PDF होती है ना, उसका ड्राइव का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, वहाँ क्लिक करके आपकी PDF डाउनलोड हो जाती है डायरेक्ट। तो वहाँ ये PDF के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। आप सभी लोग कमेंट जरूर करना। जैसे इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है बेस्ट, 15, 16, 17। तो आप जैसे पहले का ऑप्शन A आया, फिर दूसरे का C आया, तो A, C, D ऐसे 3 ऑप्शन जरूर कमेंट करिएगा सॉल्व करके। नहीं हो तो मुझे कमेंट करिएगा सर नहीं हुआ, तो नो बहुत सारे आएंगे तो अगली क्लास में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा ये है, फिर तीसरा ये क्वेश्चन है। ये तीनों आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ऐसी क्लासेज में आपके लिए बार बार लेके आता रहूँगा। मेंस लेवल के देखो मिक्स क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेंस की तैयारी प्रैक्टिस तब जाके करते हैं जब अपना सारा लगभग कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन अर्थमेटिक के एक बार कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आज एक पार्ट लेके आऊँ और लेके आऊँगा आगे जाके प्रीवियस ईयर के और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।
कभी आप कहोगे सर टॉपिक वाइज पढ़ाते हो तो 2-3 टॉपिक के जैसे 5-5 क्वेश्चन के सेट 3 टॉपिक के लेके पढ़ा दिए, तो उस तरीके की चीज़ें अपन लोग करते रहेंगे। बाकी आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।